आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपको अंक रहस्य के अगले वीडियो में ले चल रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था आपको प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर के बारे में, पूर्ण संख्या, होल नंबर के बारे में, और झालन के बारे में बताया था। जो इंटीजर्स है वो झालन के बारे में बताया गया था। रैशनल नंबर के बारे में बताया था, जिसे कि क्यू से भी हम लोग डिनोट करते हैं। आज जो है रियल नंबर के विषय में बता रहा हूँ। रियल मतलब वास्तविक संख्या। तो ये जो भी संख्या है जो वास्तव में अस्तित्व रखती है और उसको हम लोग एक लाइन में दिखला सकते हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है जिसमें कि ये सब आ जाते हैं। यानी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, चाहे परिमेय संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, यानी सब रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब ये सब सारी संख्याएं जाती हैं वास्तविक संख्याओं के तहत में। इसे हम लोग आर्क से गणित में दिखलाते हैं। आर्क मतलब रियल नंबर। अब ये जो है जितना भी फिजिक्स में जो भी थ्योरी है, जितने भी फंडामेंटल हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग कोई भी चीज़, चाहे तापमान निकालना हो, चाहे कोई भी चीज़ निकालना हो, तो ये रियल नंबर से ही निकलता है। अब फिजिक्स के जो भी है, चाहे रिलेटिविटी का फार्मूला हुआ, चाहे मैकेनिक्स का कोई हल हुआ, चाहे विद्युत का निकालना है, चाहे कुछ भी, तो इसी से निकलेगा। तो तमाम तरह के जो गणितीय हल होते हैं वो इन्हीं संख्याओं से होते हैं। अब ये बात आती है कि इससे ऊपर एक और संख्या होती है, उसको बता देना मैं यहाँ अनिवार्य समझ रहा हूँ, जिसे सर रियल कहा जाता है। और यह जो सर रियल है, ये वास्तव में जैसे जितनी भी संख्याएं हैं सबका अपना एक क्षेत्र हो जाता है, फील्ड बन जाता है। तो सर रियल नंबर के ही क्षेत्र में सब आ जाते हैं। सर रियल नंबर को एस से डिनोट करते हैं हम लोग। और इसमें क्या है कि असंख्य संख्याएं, जैसे हम लोग जितनी गिनते थे उसकी कोई लिमिट नहीं आ रही है, तो इनफाइनाइट हो गया। तो एक इनफाइनाइट हो गया और एक इनफाइनाइट सिमल हो गया। यानी दो अंकों के बीच में बहुत छोटी छोटी जो संख्याएं होती हैं उसका भी हम अंत नहीं कर सकते। यानी 1 और 2 के बीच में भी हम अंत नहीं कर सकते। 0 और 1 के बीच में भी जो संख्या है उसका अंत नहीं कर सकते। -1 और -2 के बीच में भी जो संख्या है उसका अंत नहीं कर सकते। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में हम अंत नहीं कर सकते। तो अगर हमको पूरा का पूरा लेना हो, पूरा सेट लेना हो, और वो बड़ा सेट लेना हो और छोटा सेट भी लेना हो, यानी जब हम सूक्ष्म में जा रहे हैं उसको लेना हो और बड़े से बड़े में जा रहे हैं उसको लेना हो, एक साथ जब हमको लेना हो तो यह सेट में आ जाएगा।
यानी विस्तार से विस्तार, ये पूरा अस्तित्व जो है हमारा बहुत बड़ा से बड़ा है। सूरज है, चांद है, तारे हैं, गैलेक्सी है, इसका हम कहीं अंत नहीं कर पाते हैं। तो इनकी भी एक संख्या हो गई जो बढ़ती चली गई और वो अनंत तक हो गई। और उसी तरह से एक जो कोई हम एक पदार्थ ले लीजिए, उसको भी अगर हम तोड़ते चले जाते हैं तो उसका हम अंत नहीं कर पाते हैं, तो वह इनफाइनाइट सिमल हो गया, यानी वह भी असंख्य हो गया। और ये दोनों ही मिल करके वास्तव में एक इन्फिनिटी बनाते हैं। रियल इन्फिनिटी यही है जो धर्म भी कहता है। तो वो बड़ा से बड़ा हम सोचेंगे तो अंत नहीं कर पाएंगे, छोटे से छोटे में जाएंगे तो अंत नहीं कर पाएंगे। और ये जो बड़ा है, एक बड़ा और दूसरे बड़ा के बीच में जो है, उसको अगर हम तोड़ते चलेंगे उसका भी अंत नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरह से ये 3 तरह के सेट हो गए। एक तो बड़ा से बड़ा में चले गए, और एक जो वस्तु है उसको तोड़ते चले गए छोटे से छोटे में, और एक यह जो वस्तु है जिसको छोटे में तोड़ते जा रहे हैं वह, और एक जो बढ़ते जा रहे हैं वह बड़ा। इन दोनों के बीच में भी जो है वो भी। तो ये जो 3 सेट आ गया, इसको रिप्रेजेंट जो है ये काफी जटिल हो गया, पूरे अस्तित्व को ये कवर कर रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो सर रियल नंबर में तो वो सेट हो गया जो बड़ा चला जाएगा और एक छोटा आ जाएगा जिसको कि हम लोग तोड़ रहे हैं, तो इनफाइनाइट सिमल आ जाएगा। तो इन्फिनिटी तो सिद्ध हो जाती है, यही सनातन धर्म कहता आ रहा है। अब यहाँ जो समस्या जो खड़ी है, अब ये सब सेट में आ जाते हैं, इनको सेट में लिखना पड़ता है। गणित में इसको सेट में लिखते हैं, एसएन में लिखते हैं, तो सेट फॉर्म में लिखते हैं। अंडर में जैसे 0 हुआ तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, फिर और बड़ा हुआ उसको उसके बगल में लिख देते हैं। तो बड़ा सेट छोटा सेट के फॉर्म में लिखते हैं। यह जो नंबर है, यह नंबर एक इस तरह का सिस्टम है, ये मतलब सेट फॉर्म में लिखा जाएगा, या एक कोई संख्या नहीं होगी जैसे 1 या 2 लिख दिए, ये सेट के रूप में लिखा जाता है। इसलिए काफ़ी जटिल हो जाता है। इसको गणित के जो विद्यार्थी हैं वे ही इसको ज़्यादा जानते हैं। यहाँ पर हमारे और आपके समझने के लिए बस इतना है कि यह जो इनफाइनाइट सिंबल है, तो ये इन्फिनिटी एक तरह से तक पहुँच जाता है, या तो उसके ठीक पहुँचने के पहले तक का जो है हम लोग कैलकुलेशन में ला सकते हैं। इन्फिनिटी का कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते, तो सारे मैथमेटिशियन इन्फिनिटी से घबराते हैं। यह जो है क्योंकि वह कैलकुलेशन में नहीं आ सकता, और गणित कैलकुलेशन में चलेगा। कैलकुलेशन का मतलब अभिव्यक्त करना, तो इस अस्तित्व को अभिव्यक्त करना, तो अभिव्यक्ति करने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन पूरे अनंत अस्तित्व को हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। यहीं पर ये मात खाते हैं और यहीं पर अध्यात्म शुरू हो जाता है। तो जहाँ तक ये जा सकते हैं अप्रोक्सीमेट इनफाइनाइट, तो उसको जो है यहाँ वे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसफाइनाइट नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हर एक से वो बढ़ता चला जाता है। तो छोटा जो W है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से जो छोटे छोटे जो भाग होते हैं, जो इनफाइनाइट सिंबल जो मैं बता रहा हूँ, यानी छोटी से छोटी संख्या जो होती चली जाएगी, जो इनफाइनाइट तक चली जाएगी। इनफाइनाइट सिंबल मतलब छोटी से छोटी होती जाएगी, उसकी भी सीमा नहीं आएगी। तो उस सीमा के ठीक पहले का मान लीजिए आप, तो उसको ई एप्सिलॉन से ही इंडिकेट करते हैं। तो ई इस तरह से लिखिए करके वो इसको इंडिकेट करते हैं। तो यह जो है छोटे से छोटे में और बड़े से में, यानी वो जो W है और जो ई है, तो इसको जो सेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, तब जा कर के ये सर रियल नंबर जो है एक तरह से वो होता है। तो इन दोनों का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी तक नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है W और E जो है
उसका प्रयोग किया जाता है गणित में। तो यह मतलब जरूरी है। अब इसके बाद जो है मैंने कहा कि जो है बीच का जो है, जैसे एक जो तत्व जैसे हमने कहा कि वो चलता चला गया, मान लीजिए कि बड़े स्टार हो गए, गैलेक्सी हो गए, इस तरह से चलता चला गया, और एक जो छोटा छोटा हो गया, ये हो गया। बीच में, इनके बीच में भी तो कुछ है, जैसे कि पृथ्वी है, चांद है, इनके बीच में भी तो कुछ है। अब वो गणित में कैसे आए? चांद है और बृहस्पति है, उसके बीच भी तो कुछ है। उसी तरह से एक जो मॉलिक्यूल है और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच भी कुछ है। वो सब कैलकुलेशन में कैसे आए, बहुत कठिन है ये। तो इसके लिए अब जो है गणितज्ञों ने एक इमेजिनरी नंबर, वो क्या इमेजिनरी नंबर जिसको काल्पनिक नंबर कहते हैं, वास्तव में ये काल्पनिक नहीं है, वास्तव में यह है कि यह कि इम्पॉसिबल नंबर है। इसको आई से डिनोट करते हैं, आई से, आयोटा से। अब इन सबको जो कैलकुलेट करना है, तो अब आई से जो बीच में जो उसको हम देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, और वो कैलकुलेशन में आ जा रहा था, तो अब उसको कैसे समझें, यह एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी मैथमेटिशियन के सामने में। अब जिन लोग को मान लीजिए कि आई जो है उसको इस तरह से डिनोट करते हैं कि अंडर रूट जो है, अगर नेगेटिव अंडर रूट हो गया तो वो कैसे डिनोट होगा, उसका कैसे वैल्यू निकलेगा। तो स्क्वायर रूट जो हम लोग निकालते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर रूट निकालिए तो उसका हम लोग 2 कर दिए, या 2 का निकाले तो कुछ दशमलव में कुछ आ गया। लेकिन अगर हम लोग माइनस का निकालना चाहेंगे तब क्या होगा? अब तो वह इमेजिनरी नंबर, उसको ही ये कहना शुरू किए। उसके लिए आई का, आयोटा का, ये सब इंडिकेट किए। तो ये जो इमेजिनरी नंबर है, इसका सिस्टम ऐसा है कि अगर आप इसको पूरा प्लेन में दिखलाएं, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है, अगर इसको वो डिनोट करते हैं आपको, तो ये जब उल्टा एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो उसमें यह प्लस से माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, फिर प्लस से माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, फिर माइनस से प्लस में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से यह जो है 90 डिग्री के रोटेशन से यह चलता रहता है। अब इसके लिए जो है, जैसे अंडर स्क्वायर रूट कर दिया -1 का, तो यह जो है आई को डिनोट करता है। तो यह इमेजिनरी नंबर है, इसको हम लोग सिर्फ आई के अर्थ में सिर्फ लिख लेते हैं। जो गणितज्ञ हैं वे इसको आई के रूप में लिख लेते हैं। और यह जो है जितने भी जो, अब इसके बाद इमेजिनरी नंबर के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वही अस्तित्व को पूरा बता पाता है, बिना कॉम्प्लेक्स नंबर के बताया नहीं जा सकता है, और इसलिए उसमें इमेजिनरी नंबर को शामिल करना जरूरी है। तो अगर अस्तित्व में हम देखते हैं तो जैसे मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और सूरज है, इसके बीच में बहुत सारे तत्व हैं जो हम लोग गणना में नहीं है, परंतु वे हैं तो, और हमारे किसी भी कैलकुलेशन को वे प्रभावित करेंगे। तो उस तरह से वे प्रभावित करेंगे तो भाई उनके लिए क्या उपाय है, क्या रास्ता है? तो उसके लिए यही रास्ता है कि हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लें, क्योंकि बिना कॉम्प्लेक्स नंबर के वो होगा नहीं। तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इमेजिनरी नंबर हम लोग को लेना पड़ता है। अब इमेजिनरी नंबर जब हम लोग लेंगे तब फिर कोई भी एक जो रियल नंबर है उसके साथ जब उसको इमेजिनरी नंबर को हम लोग जोड़ देते हैं तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है।
कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग C से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए 39 + 3i लिख दिए, तो i यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है, 39 तो ऐसे रियल नंबर हो गया, और ये पूरा का पूरा जो सेट है यह कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यानी इसको a + ib इस तरह से गणितज्ञ लिखते हैं। यहाँ ए भी जो है, यह ए और बी ये दोनों जो है वो रियल नंबर हो गए, और आई जो है इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इसको करके हम लोग अब जो है, अब हम लोग समर्थ हो जाते हैं यह बतलाने में कि कोई भी जो एक्सप्रेशन है, कोई भी जो सॉल्व हम लोग करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, तो उन सब के लिए यह जरूरी हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बिना उसके हम लोग उसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। परंतु इतना फिर भी ध्यान रखें कि ये इमेजिनरी नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे मिल करके भी इन्फिनिटी का कैलकुलेशन नहीं करने देंगे आपको, उससे कुछ कम का ही कैलकुलेशन करने देंगे। इसलिए ये सदैव अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा। यानी इसकी जो वैल्यू है कभी भी इतनी नहीं होगी कि आप पूरे अस्तित्व का कैलकुलेशन कर लें। गणित में आप नहीं ला पाएंगे, एक्सप्रेशन आपका नहीं हो सकता। तो यह जो अनुभूतियां हैं, वास्तविकता जो है, उसको हम ला नहीं सकते। तो मैथमेटिक्स इसकी भाषा तो है अस्तित्व की, परंतु उस भाषा को हम पूरा अभिव्यक्त नहीं कर सकते। और यहीं से फिर शुरुआत होती है अध्यात्म की। जहाँ पर हम अभिव्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, परंतु मैथमेटिक्स जो सिद्ध होती है, वो प्रमाणित होती है, वह सबके लिए होती है। और अनुभूति जो होती है वह वैरी कर सकती है, निजगत हो जाती है। वो तो ऑब्जर्वेशन पर फिर वो होगा। अब एक गोभी का फूल है, उसे मैंने देखा, किस तरह से देखा, कितना देखा, किस आकार प्रकार रंग रूप में देखा, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति भी देखेगा तो उसको वैसा ही देख पाएगा। तो वहाँ पर सब्जेक्टिविटी आ जाती है, ऑब्जेक्टिविटी घटने लग जाती है। और साइंस का सबसे बड़ा सूत्र यह है कि वो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में साइंस लाना चाहता है और ला नहीं पाता है। इसीलिए जो क्लासिकल फिजिक्स है ये फेल होता गया। क्वांटम फिजिक्स आया तो उसको भी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्वांटम फिजिक्स के कई चीज़ जो है पैराडॉक्स हो जाते हैं, विपरीत हो जा रहे हैं, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये जो नंबर थे, तो ये सब नंबर क्या है कि इसकी क्या उपयोगिता है, आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हमको, जैसे मैंने कहा, अब कोई म्यूजिक है वो प्ले हो रहा है, तो हम कैसे उसको दिखा पाएंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, आवाज़ के ऊपर नीचे कैसे अब हम समझते हैं कि उसको दिखलाने के लिए क्या उसके उस तरह के नंबर चाहिए होंगे। तो वे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बिना इमेजिनरी नंबर के हम इसको दिखला नहीं सकते थे। अगर हमें साउंड को फिल्टर करना है तो उसके लिए चाहिए यह। और कभी आपने कल्पना किया है कि जैसे भीड़ है, बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, और उन बहुत सारी आवाज़ों में से कोई आवाज़ है जो फुसफुसा रही है, उसको कैसे सुनेंगे? और हम लोग का जो माइंड है वह सुन लेता है, लेकिन उसको हम दिखाएंगे कैसे, उसको गणित में कैसे लाएंगे, उसको कैलकुलेशन में कैसे लाएंगे? ये कितना अजीब लगता है ना? हमारा दिमाग हजारों तरह की भिन्न भिन्न तरह की आवाज़ें हैं। एक आवाज़ को तो ठीक है आप रिप्रेजेंट कर देते हैं,
लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें हैं, उनकी मिक्सचर हैं, और हमारा माइंड उसे कैच कर लेता है, अपने काम की आवाज़ को छान लेता है उसमें से कि ये हमारी जान पहचान का कोई व्यक्ति है, उसकी आवाज़ है। कई लोगों की आवाज़ों के बीच में बहुत भीड़ भाड़ है, हम उसे पहचान लेते हैं। यह जो डिटेक्शन सिस्टम है माइंड का, आखिर माइंड फिल्टर करता है, तो उसको गणित में कैसे वो कर पाएंगे? क्योंकि गणित में नहीं करेंगे तो फिर हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं कर सकते जो कि उस तरह की आवाज़ों को छान सके, भीड़ में से किसी आवाज़ को पहचान सके। अगर हमें किसी आवाज़ को डिटेक्ट करना है, ऐसी मशीन बनानी है, तो वह मशीन उसको पकड़ ले। इसके लिए ज़रूरी है कि उस तरह की क्षमता उसमें डालनी है, उसका कैलकुलेशन डालना है। तो वह जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से ही संभव होता है। यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि कई आवाज़ों के बीच में की आवाज़ को पकड़ लें, फुसफुसाहट को पकड़ लें, उस पैटर्न को पकड़ लें, तो उनको जो है यह जो सिग्नल जो सिस्टम है उसको पकड़ना है, जानना है। अगर हम पैटर्न पर बात करते हैं तो बहुत बड़े बड़े डिज़ाइंस होते हैं, आप देखते होंगे कई कई जटिल डिज़ाइन ऐसे ऐसे बनाया हुआ है इस तरह से। उसमें आइवरी की हुई होती है, और उसको उसका कैलकुलेशन करना, उसको जानना बहुत कठिन होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से ही संभव है। एक बादल है, उड़ता जा रहा है, बादल का फॉर्म निकालना, एरिया निकालना सुपर कंप्यूटर के लिए भी संभव नहीं है। इतना जटिल है। कभी आपने सोचा इस विषय पर? तो इसीलिए वो उदाहरण आता है क्वांटम फिजिक्स के तहत, वो आया था एक तरह से बादल। तो जितने भी बायोलॉजिकल पैटर्न हैं ये काफ़ी मुश्किल हैं, चाहे जंतुओं के हों चाहे वनस्पतियों के हों, क्योंकि इनका गणित सबसे कठिन है। तो इन गणित को रिप्रेजेंट करने के लिए, समझने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर, सर रियल नंबर, इन सब की आवश्यकता हुई, इमेजिनरी नंबर की आवश्यकता हुई। और उतने से भी हम लोग अभी समर्थ नहीं हो पाए। अभी मैथमेटिक्स को और आगे जाना है। एक कोई करंट है वो जा रहा है, उसके साथ ही दूसरे करंट को आप पैटर्न हम लोगों ने भेज दिया। अभी करंट का एक वेव है, दूसरा करंट का दूसरा वेव है, तीसरा भेज दिया, चौथा भेज दिया। ये सब सारे जो मिक्सचर होगा, इसका रिजल्टेंट करंट क्या होगा, ये कैसे निकलेगा? ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही निकल सकता है। तो यहाँ पर आता है रोल इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसके बाद जो है हम लोगों ये और समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि इन सब सिस्टम को लांग जाते हैं। कुछ जैसे रेशनल नंबर हैं, उदाहरण के लिए जैसे पाई है, कोई साधारण नंबर, इसको ट्रांसडेंटल नंबर साइंस में कहा जाता है, मैथमेटिक्स में कहा जाता है। और उसी तरह से ऑयलर नंबर है। तो ये सब ट्रांसडेंटल नंबर है, मतलब ट्रांसेंड कर जाते हैं, अतिक्रमण कर जाते हैं, अतिक्रमण कर जाते हैं। ये एक तरह से मैजिकल नंबर है। अब जैसे आप बैंक में आप जाते हैं, आप देखते हैं कि कैलकुलेशन करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज दर लगाते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज दर लगाते हैं, तो वो जिस गणित फार्मूला से लगाते हैं, तो वह जो है जैसे उसमें कितना महीना दिए हैं, एक्सपोनेंशियल
वो होता है कितना महीना किस्त लगाए हैं, आपको तिमाही लगाए हैं, चौमाही लगाए हैं, छमाही लगाए हैं, कितने वर्षों तक वो चलेगा, और जितना मात्रा आती है उसको फिर से उसमें जोड़ करके उसका फिर उसको बढ़ा देते हैं। इस तरह से मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाते चले जाते हैं। अब उसकी जो कैलकुलेशन है, उसकी जो गणित है, तो उसमें 1 + r⁴n लगाते हैं, 1 + r/n लगा देते हैं। तो वहाँ पर n जो है वो जो है टाइम आपका हो गया, r जो है रेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग उसको लगाते हैं। यह जो है जो यूलर नंबर जो है, ऑयलर नंबर, तो इसकी एक बहुत बड़ी यह देन है जिसका उपयोग जो है हम लोग इसमें कर लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगाने में। और जो एक्सपोनेंशियल होता है उसमें कर लिए, या फैक्टोरियल जो कैलकुलस निकालते हैं, फैक्टोरियल जो कैलकुलेशन होता है उसमें कर लेते हैं कि कोई जो है एक संख्या है, वो अगर लगातार उसका गुणा दोहरा रहे हैं तो कितनी बार दोहराते हैं, कब कितने समय तक दोहराते हैं, तो यह जो है हम लोग बिना इसके निकाल नहीं सकते, बिना ऑयलर नंबर के हम लोग निकाल नहीं सकते। तो इस नंबर को ट्रांसडेंटल नंबर कहा गया। ये समझ लीजिए कि ये कितना भी इसका वो निकालते चले जाएं, कितने भी समय तक, ट्रिलियन टाइम तक कंप्यूटर ने निकाला, ट्रिलियन मतलब 10⁻12 जीरो, तो उतने समय तक निकालते चले जाएंगे तो भी जो है इसका अंत नहीं पाएंगे। ये करीब करीब अनंत तक जाता है। जैसे इसका जो है 2.71828 इस तरह से करके करके दोहराते चला जाएगा। कितना समय तक चला जाएगा ये, और इसका अंत नहीं आएगा। तो यह जो है अतिक्रमण का है। तो ये इसको मैं बता क्यों रहा हूँ, ये तो कैलकुलेशन का ठीक है, चलिए फाइनेंस में प्रयोग हो गया, लेकिन अध्यात्म में क्या है इसका महत्व? इसका महत्व यह है कि ये सब जो है ये क्या है, ये दरवाजे हैं, ये साधना के वो दरवाजे हैं जहाँ से हम अतिक्रमण करते हैं। हम माइंड का अतिक्रमण करते हैं, मस्तिष्क का अतिक्रमण करते हैं। अतिक्रमण करते हैं किस लिए? उस अनंत तक जाने के लिए, उस अनंत तक पहुँचने के लिए। यानी एक रास्ता है जहाँ तक हम अनंत तक पहुँच सकते हैं। गणित में पाई हुआ एक रास्ता है, या ऑयलर एक रास्ता है, तो हम जा सकते हैं। तो अध्यात्म में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और भूमिका इसी अर्थ में है कि ये जितने भी जो गणित के सिस्टम हैं, इन सबका जब हम एक साथ जब चिंतन मनन स्मरण करेंगे तो हमें कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। हमारा माइंड इस तरह से फैलाव लेगा, लंबाई चौड़ाई हर दिशा में, और पावर मिलेगा, स्क्वायर रूट मिलेगा हर तरफ से। यानी नीचे भी हम जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे, छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, विभाजित भी होंगे, जुड़ेंगे भी एक साथ। सब पूरे अस्तित्व को एक साथ इस तरह से हमें समझना है, स्वयं को समझना है। इस अर्थ में हम बाहर भी गति कर रहे हैं, भीतर भी गति कर रहे हैं, गति के भीतर भी गति कर रहे हैं, और अंदर जो गति कर रहे हैं वो फिर उसी का कुछ भाग बाहर भी गति हो रही है। और हम जो हैं, हमारे भीतर भी कई प्रकार के जीवाणु हैं, आपको पता होगा। हमारे भीतर कई प्रकार के तत्व हैं, और हम क्या हैं खोजते खोजते खो जाएंगे, हम नहीं मिलेंगे। क्या मिलेगा? मांस मिलेगा, वो मांस किसी और चीज का बना हुआ है। हड्डी मिलेगी, किसी और चीज का बना हुआ है, कैल्शियम का बना हुआ है, कई कैल्शियम में
होता चला जाएगा। अब ये जो है खून है, फैट है, ये सब सब मिलते चले जाएंगे, उनको आप तोड़ते चले जाएंगे और वे किस प्रेरणा से ऐसे ऐसे जुड़े हैं, इसी पैटर्न में जुटे हुए हैं, वह जो प्रेरणा है उसी को खोजना पड़ेगा, जिसने इन सब को एक साथ जोड़ रखा है, जिस विधि से जोड़ रखा है, जिस नियम से जोड़ रखा है। और वैसा कब आपको पता चलेगा? जितना मैथमेटिक्स को समझते जाएंगे उतना पता चलेगा, या आप जितना समझते जाएंगे उतना आपको मैथमेटिक्स पता चलता चला जाएगा। जितना ज़्यादा आप अपने भीतर डूबेंगे, आपको गहराई में पैटर्न समझ में आएगा कि हम भिन्न भिन्न प्रकार के ध्वनियों को कैसे महसूस करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद जो मिक्स हैं उसको कैसे महसूस करते हैं, भिन्न भिन्न दृश्य जो हम देखते हैं कैसे महसूस करते हैं, भिन्न भिन्न आकार जो हम देखते हैं कैसे महसूस करते हैं, भिन्न भिन्न गंध, कई एक गंध तो हम सूंघ रहे हैं और कई फूलों के गंध हैं, कई प्रकार के गंध हैं उसको सूंघ रहे हैं, कैसे महसूस करते हैं। हम लोग की आँख के पास कितने कलर को अलग अलग करके देखने की क्षमता है, कितने कलर के मिक्सर को पहचानने की क्षमता है, देखते हैं, बहुत अचंभित कर देने वाली बात है। अब इस आधार पर ही जो हम लोग की आँख का जो कैमरा है उसकी जो क्षमता है, उस आधार पर ही रोबोट्स के कैमरे की क्षमता बढ़ाते जा रहे हैं वैज्ञानिक सब। हम कितनी दूर तक देख लेते हैं और चील कितनी दूर तक देख लेता है, बाज कितनी दूर तक देख लेता है, कबूतर कितनी दूर तक देख लेता है, कैसा पैटर्न उसमें है। कबूतर बताया जाता है कि अगर वह 2 किलोमीटर ऊपर भी उड़ रहा है तो नीचे एक सरसों के दाने को देख सकता है। सोच सकते हैं कि उसकी आँख की क्षमता कितनी है। कैसे आखिर कर लेते हैं। तो हम लोग के भीतर का एक मैथमेटिक्स है जो काम कर रहा है, हमको उसको जब हम साधना करते थे हमें उन सब चीज़ों को समझना होगा, उस रिदम में हमको जाना पड़ता है। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि आप सीधे आंख बंद करके बैठ गए, आपको एक एक चीज़ का विश्लेषण करना है। एक कबूतर को बंद कर दिया जाता है डब्बे में, डब्बे को बंद कर दिया जाता है बड़े डब्बे में, उस डब्बे को बंद कर दिया जाता है बहुत बड़े ट्रंक में, उसको बंद कर दिया जाता है ट्रक में और उसको ले जाया जाता है घुमाते फिराते। कबूतर को छोड़ दिया जाता है, कबूतर वापस आ जाता है। कैसे? तो जैसे जैसे घूमता गया वैसे वैसे कबूतर के दिमाग में उसका जो है पैटर्न बनता गया, उसका गणित बनता गया और वो गणित को हल कर लिया उसने, वो वहां से आ गया वापस। साइबेरिया से उड़ता हुआ पक्षी आ जाता है भारत में कई हजारों किलोमीटर दूर, यहाँ अंडे संडे देता है, यहाँ से फिर जो है वापस लौट जाता है, रास्ता नहीं भूलता और एक उड़ान में पहुंचता है। कैसी क्षमता विकसित हुई है, हमें इस रहस्य को समझना होगा। अब हमें उन नंबरों के विषय में भी जानना होगा। खैर वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, अब इस अंक के रहस्य का जो अगला वीडियो होगा उसमें आपको अन्य चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। इसमें इतना ही। ओम।